इनके कलर अलग अलग हैं, एक का है रेड, एक का 4 रेड हैं, 4 रेड, 3 ब्लू एंड 2 आर येलो, और 2 येलो हैं। The discs are similar in shape and size. A disc is drawn at random from the bag. Calculate the probability that it will be red. ठीक है, डिस्क बिल्कुल एक जैसी है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि डिस्क जो हमने सेलेक्ट करी, और डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, तो बैग में से एक डिस्क निकाल ली जाती है। तो हम बोल रहे हैं कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड डिस्क। रेड डिस्क आने की प्रोबेबिलिटी भाई 4 रेड है और टोटल डिस्क कितनी है, 4 + 3 7 + 2 9, तो 4/9 हो गया। सीधा कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं, सीधा आप लिखिए 4/9 हो गया। उसके बाद वो बोल रहे हैं येलो डिस्क, तो P ब्रैकेट में लिखें येलो डिस्क, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो डिस्क। येलो डिस्क कितनी है 2, तो 2/9, 2 टोटल। सब में से एक निकाल येलो, अगर मान लीजिए येलो है तो येलो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हम ये कहेंगे भाई 9 में से 2 ही तो येलो है, तो 9 में से 2 ये प्रोबेबिलिटी है, चांसेस, ठीक है ना। जो हमारे मार्क्स आते हैं, जैसे मान लीजिए 50 नंबर का पेपर हो गया, 50 में से हमारे 40 नंबर आ गए, तो हम ये कहेंगे 50 में से 40, 40/50, लिखा तो ऐसे ही जाता है ना 40/50, ये वही चीज़ है। 9 है इसके अंदर बॉल, तो लाल बॉल आने के चांसेस कितने हैं, तो हम ये कहेंगे 4 लाल बॉल हैं, तो 4/9 बस। थर्ड पार्ट देखिएगा, ब्लू, ब्लू आने के चांसेस, ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू डिस्क, ब्लू कितनी है 3, तो 3/9। फोर्थ है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू, हाँ 6/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू मैं बताता हूँ आपको क्या है, बस वो ब्लू नहीं होनी चाहिए, ब्लू के अलावा कुछ भी, तो ब्लू हटा दो। ब्लू कितनी है 3, तो 6/9 सही है। 4 + 2/9, हाँ 6/9 आप कर दो, 2/3 लिख दो, ऐसे इसको भी 1/3 लिख सकते हो, चलेगा। फिफ्थ पार्ट देखिएगा, फिफ्थ पार्ट में ये पूछ रहे हैं कि आइदर रेड और ब्लू, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर रेड और ब्लू, या तो रेड हो या फिर ब्लू हो, तो रेड हो या फिर ब्लू हो, या का मतलब कुछ भी हो सकता है, तो रेड भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है, तो रेड और ब्लू को कंबाइन कर लो, कितना हो जाएगा 4 + 3, 4 + 3/9। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, सभी को क्लियर है इतना? यस सर। बाकी बच्चे बताएं भाई, अभिनव, हर्षित, हर्षिता, यस सर। शुभांगी, पार्थ, नव्या, क्लियर है? कृति, ठीक यस है, सर। चलिए तो अगला एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 है, 2 students Anil and Ashima appeared in an examination. The probability that Anil will qualify the examination is 0.05 and that Ashima will qualify the examination is 0.10. The probability that both will qualify the examination is 0.02. Find the probability both Anil and Ashima will not qualify the examination. Both Anil and Ashima will not qualify the examination. तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि दोनों एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाएं। बताओ, दोनों ही क्वालिफाई कर जाएं। सर बोथ क्वालिफाई तो दे रखा है। Both Anil and Ashima will not qualify the examination. देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 ये समझने वाला है। अच्छा एक चीज प्रोबेबिलिटी में इसमें एक रूल और है कि जब हम बात करते हैं ना, मान लीजिए कोई 2 इवेंट्स हैं,
ये एक इवेंट हो गया ई, एक इवेंट हो गया एफ, एक इवेंट हो गया ई यूनियन एफ और एक हो गया ई इंटरसेक्शन एफ। ई यूनियन एफ का मतलब क्या है कि या तो ई करे या एफ करे, ठीक है, या तो ई अकर हो रहा हो या एफ अकर हो रहा हो, या मतलब और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमनली अगर कोई चीज़ आ रही है। तो इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है पी ई यूनियन एफ। सर आपकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है। अच्छा, अब ठीक है, अब हाँ तो सर सही है। थोड़ी बहुत। चलिए, तो ये पी ई यूनियन एफ क्या हो गया, पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई प्लस पी एफ माइनस पी इंटरसेक्शन एफ। ये तब होता है कि अगर किसी भी रिलेशन में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने रेड बॉल की बात करी थी, रेड डिस्क की बात करी थी, तो उसको मैं पी आर बोल दूँ तो पी आर इज इक्वल टू 4/9, ठीक है। और ये येलो डिस्क यानी कि पी वाई बोल दें तो पी वाई कितना है 2/9। अगर इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा हो, ठीक, ये मतलब कोई ऐसी डिस्क हो जो रेड भी हो और येलो भी हो, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो अब बात ये कर रहे हैं कि जहाँ पर हमको कुछ इवेंट्स में कॉमन भी दे रखा हो और कुछ इवेंट्स का हमको यूनियन भी दे रखा हो, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि जब भी कभी ऐसा होता है, जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला कि द प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.05। तो आप क्या करें, एग्जाम्पल नंबर 12 में जो इवेंट्स हैं वो इवेंट्स दो लेकर चलेंगे। एक तो ये है कि कोई एग्ज़ाम है, उसको अनिल क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है मतलब पास कर रहा है उस एग्ज़ाम को, ठीक है। तो उस इवेंट को मान लो ई, कि अगर अनिल ने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो उस इवेंट को मान लिया ई, अगर आशिमा ने क्लियर कर लिया तो उस इवेंट को हम मान लेते हैं एफ, ठीक है। तो आप ये करिए, लेट ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट that Anil will गुड qualify। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, सर वो मुझे बात बतानी थी। बताइए। सर मेरे एग्जाम ऐसा हो सकता है कि ऑफलाइन हो जाए, ये आज ही हमें न्यूज़ मिली है स्कूल वालों से। हाँ, वो स्कूल खुलने वाले हैं ना। खुल गया। हाँ तो सर हमारे स्कूल में वोटिंग होगी सर 17 तारीख को कि एग्जाम ऑनलाइन करनी चाहिए ऑफलाइन। अच्छा अच्छा, तो वोटिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन की वोटिंग यस सर। स्टूडेंट्स करेंगे या टीचर्स करेंगे? स्टूडेंट सर। अरे तो फिर क्या टेंशन की जरूरत है, तुम तो जीते पड़े हो, ऑनलाइन वाली पार्टी में हो तुम तो, है ना। हाँ सर मेरे और- साथ भी यही होता है। हाँ, और मुझे तो लग रहा है कि ये ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले मुझे लग रहा है बहुत बुरी तरह से हारेंगे। और जो कोई पूछेगा भी नहीं। 4-5 बच्चे होंगे, है ना, उनको बुला मुझे दिया नहीं जाएगा। लगता ना सर, कुछ दाजों सर होंगे सर ऑफलाइन की पड़ी हाँ है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो 4-5 बच्चे ऑफलाइन वाले होंगे तो उनका तो पकड़ के कंबल कर दिया जाएगा। कंबल जानते हैं, कंबल 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 हाँ, डालकर ठीक डुम है। डुम। हाँ, बहुत तो चलो, कब है वोटिंग, कब है? सर 17 तारीख को सर। ये ऐतिहासिक पल परसों है। यस सर। चलिए सही है, तुम इसके गवाह बनोगे। इनमें से जो जो ये कह रहे हैं कि नहीं ऑफलाइन होना चाहिए, इनमें रुद्रांश तो नहीं है? सर रुद्रांश तो सर रुद्रांश ही बताया। अच्छा रुद्रांश है नहीं तो सर रुद्रांश तो सर पता नहीं, पर सिर्फ हमारी क्लास को बुलाया है। अच्छा हमारी अच्छा क्लास लगा दो उन्हें। अच्छा, पढ़ने वाले बच्चों को बनाया। लेट ई बी द इवेंट दैट अनिल विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन एंड एफ बी द इवेंट। अच्छा, और इस वोटिंग का रिजल्ट कब आएगा? तभी के तभी? यस सर, सर तभी के तभी आएगा सर। अरे पर्चियों वाली वोटिंग होगी, मतलब बैलेट पेपर, वो ईवीएम वाली नहीं है। हाँ सर, सर क्योंकि ना सर वो जो गेस्ट वगैरह थे ना सर उनसे भी लड़ना है आपको। अच्छा अच्छा, लेट एफ बी द इवेंट दैट सर के स्कूल वाले कितने औसम है। आशिमा विल क्वालिफाई द एग्जाम। तो देखिए, इसमें अनिल के क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी उन्होंने पहले ही दे रखी है, कितनी है? 0.05। और आशिमा के क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी 0.10। आशिमा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसका मतलब डबल इंटेलिजेंट है इसके कंपैरिजन में। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.02।
बोथ विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन का मतलब क्या है? देखिए, एक तो होता है और का मतलब क्या है? और का मतलब यूनियन। और का मतलब ये है कि या तो अनिल क्वालिफाई कर रहा है या आशिमा क्वालिफाई कर रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जैसे दोनों हैं कि अनिल क्वालिफाई कर रहा है या फिर आशिमा क्वालिफाई कर रही है, तो या का मतलब ये है कि दोनों में से शायद कोई एक कर रहा हो या हो सकता है दोनों कर रहे हो। यूनियन का मतलब ये होता है कि या तो कोई एक कर रहा है दोनों में से तो भी चलेगा, आशिमा करे तो भी चलेगा, अनिल करे तो भी चलेगा, दोनों करें तो भी चलेगा। लेकिन इन्होंने क्या दे रखा है कि बोथ विल क्वालिफाई, मतलब अनिल भी क्वालिफाई कर रहा है और आशिमा भी क्वालिफाई कर रही है, यानी कि एंड आएगा यहाँ पर। अनिल एंड आशिमा बोथ आर क्वालिफाइड, तो एंड आएगा। एंड का मतलब ई इंटरसेक्शन एफ। पी इंटरसेक्शन एफ, पी इंटरसेक्शन एफ कितना दे रखा है? 0.02, 0.02 ये दे रखा है। अब देखिएगा हमारे पास ये है इतना। अब इसमें वो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, तो ये कैसे निकलेगा? हमारे पास पीई है, पीएफ है, पीई इंटरसेक्शन एफ है, पीई है, पीएफ है, पीई इंटरसेक्शन एफ है। तो इन सब की हेल्प से मैं पीई यूनियन एफ निकाल लूंगा। तो हम ये कहेंगे पीई यूनियन एफ, पीई यूनियन एफ इज इक्वल टू पीई प्लस पीएफ माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ। देखिए पीई कितना हो गया 0.05, पीएफ कितना हो गया 0.10 और पीई इंटरसेक्शन एफ 0.02। 0.05 प्लस 0.10 कितना हो गया 0.15 माइनस 0.02 ये कितना हो गया 0.13। तो पीई यूनियन एफ कितना हो गया 0.13। अब क्या है कि अगर मान लीजिए तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करने लगे कहीं पर भी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। वो बोल रहे हैं कि ना तो अनिल क्वालिफाई करे ना आशिमा क्वालिफाई करे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये कहें कि इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या होगा कि इसमें क्या है कि या तो अनिल या फिर आशिमा दोनों में से कोई एक बच्चा क्वालिफाई कर रहा है एग्जाम को। अगर उसको टोटल प्रोबेबिलिटी में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि कोई नहीं कर रहा, कोई क्वालिफाई नहीं कर रहा एग्जाम को। समझ गए मेरी बात? देखिए हमने कहा टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि घर में 2 भाई हैं, एक भाई के पास और उसमें क्या है कि कुछ एप्पल रखे हुए हैं घर में। तो हमने ये कह दिया कि हो सकता है वो सारे एप्पल, एक मान लो 3 या 4 एप्पल हैं, हो सकता है वो सारे एप्पल बड़े भाई के पास हो सकता है वो सारे एप्पल छोटे भाई के पास हो सकता है 2 एप्पल बड़े भाई के पास हो, 2 एप्पल छोटे भाई के पास हो। लेकिन अब ये पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि किसी के भी पास एप्पल है ही नहीं, दोनों में से किसी के भी पास एप्पल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, पी बड़ा भाई यूनियन छोटा भाई ये कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि या तो बड़े वाले के पास है एप्पल या फिर छोटे वाले के पास है एप्पल, मतलब एप्पल घर के अंदर है। ठीक है, समझ में आ गया? या तो बड़े भाई के पास है छोटे भाई के पास है, मतलब घर के अंदर है एप्पल। और अगर आपसे ये प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है कि घर के अंदर एप्पल है ही नहीं या दोनों के पास एप्पल है ही नहीं, तो वो कैसे निकालोगे आप? टोटल प्रोबेबिलिटी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसको। वही चीज़ यहाँ पर है कि हमने कहा ई यूनियन एफ हमको क्या बता रहा है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, या तो उसको अनिल ने करा है या आशिमा ने करा है। ठीक है, तो एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ। वो बोल रहे हैं फर्स्ट पार्ट में वो पूछ रहे हैं कि बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। तो ये कैसे निकलेगा? 1 - 0.02। बस इस चीज़ को ना, फॉर्मूला तो आप फटाफट लगा कर आगे बढ़ जाएंगे, बस इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ अनिल एंड आशिमा नॉट क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन, या एग्जाम लिख दो शॉर्ट में, नॉट क्वालिफाइंग द एग्जाम इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर अनिल
और आशिमा क्वालिफाई द एग्जाम, या तो अनिल क्वालिफाई करे या आशिमा क्वालिफाई करे, वो हम पहले ही निकाल चुके। वो बोल रहे हैं कि दोनों में से कोई भी ना करे, तो वन में से सब्ट्रैक्ट कर दो। कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा आए आपके पास कि वो बोले कि ये भी ना करे और ये भी ना करे, तो आप क्या करो, ई यूनियन एफ, दो इवेंट्स लो, ई यूनियन एफ लो और उसको वन में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ये आपको काम करना है इसमें। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.13, तो क्या आ जाएगा 0.87। सर लेकिन उन दोनों के एग्जाम क्वालिफाई करने का जो होता वो था 0.02, हाँ तो अगर 1 में से 0.02 माइनस कर दो तो उनका क्वालिफाई ना होने का रिजल्ट आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है कि दोनों ने ही क्वालिफाई कर लिया, अनिल ने भी करा है और आशिमा ने भी करा है। लेकिन क्या है कि अब इसमें वो कह रहे हैं कि बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, दोनों ही ना करें, दोनों ही ना करें। यहाँ से आप अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये पता चलेगा कि वन में से अगर सिर्फ आप कह रहे हैं कि सिर्फ ये वाली चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दी जाए, सिर्फ अगर ये वाली चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दी जाए, तो वो एग्जैक्ट चीज़ नहीं देगा मेरे को। हम उसको ना सेंटेंसेस में समझते हैं। सेंटेंसेस ये कहते हैं कि यहाँ पर क्या है कि वो भी क्वालिफाई करे हुए बैठा हुआ है, अनिल भी क्वालिफाई करे हुए बैठा हुआ है और आशिमा भी क्वालिफाई करे हुए बैठे हुए हैं। तो उस चीज़ के चांसेस निकाले गए हैं। मैं बताता हूँ आपको क्या है। कभी भी अगर ये वाली चीज़, ये वाला जो है ना, मतलब बीइंग अ स्टूडेंट मुझे भी डाउट होता था, फिर टीचर से समझा, एक टीचर से समझा, उन्होंने समझा दिया, कह दिया हाँ सर आ गया समझ में, लेकिन आया नहीं था समझ। दूसरे से समझा तब भी नहीं आया। फिर एक मतलब एक मेरे फ्रेंड ने बताया, उसने कहा कि नहीं नहीं, इसको समझने के लिए वेन डायग्राम बना लो तो दिक्कत नहीं होगी। अब देखो क्या है, और फिर उसके बाद में ये जो कंडीशन दे रखी है इसमें क्वेश्चन में, वो देखिएगा। जैसे मान लो ये अनिल हो गया और ये आशिमा, तो ये वाला जो पोर्शन है, अच्छा, और ये हो गया पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। प्रोबेबिलिटी में जो हमारा यूनिवर्सल सेट है ना यू, ये ही 1 के बराबर होता है टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये देखते ही एकदम चीज़ समझ में आ जाएगी। वो क्या है इसमें कि वो बोल रहे हैं कि ये जो बीच वाला पोर्शन है ना बेटा, ये दे रखा है ई इंटरसेक्शन एफ। तो अगर टोटल में से सिर्फ इसको माइनस करेंगे तो या तो अनिल क्वालिफाई कर जाएगा या आशिमा क्वालिफाई कर जाएगी, ठीक है, और या फिर दोनों ही क्वालिफाई ना करें। अब बात करेंगे ई यूनियन एफ की, तो ई यूनियन एफ में क्या आएगा, ई यूनियन एफ बेटा ये हो जाएगा ये पूरा, इसमें ये भी आ गया और ये पूरा, ठीक है। अब मैं आपको ये फॉर्मूला समझा देता हूँ। फॉर्मूले में क्या है कि पीई आ गया, तो पीई में क्या आ गया बेटा, ये वाला पूरा सर्कल आ गया एक बार, है ना, ये वाला पूरा सर्कल आ गया। और पीएफ में क्या आ गया, ये वाला पूरा सर्कल आ गया। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, ई इंटरसेक्शन है, ये 2 बार आ रहा है। इस वजह से उसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया गया कि हमको एक ही बार लेना है, इस वजह से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। तो मेरे पास ये पूरा सर्कल और ये पूरा सर्कल आ गया। ये जो पूरा शेडेड पोर्शन है ना, इस पूरे शेडेड पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, ई यूनियन एफ। याद करो सेट थ्योरी में भी ऐसे ही करा था। तो अनिल और आशिमा में से कोई भी क्वालिफाई ना करे, मतलब फेल हो गए दोनों को दोनों, ठीक है। तो दोनों का फेल होने का रीजन कैसे निकलेगा, टोटल में से ये बीच वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। टोटल क्या है हमारा, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या है 1। तो इसलिए याद रखना कि कभी भी अगर मान लीजिए सेंटेंसेस में अटक जाओ, तो बिल्कुल थंब रूल आपको बता रहा हूँ, ये कर लेना, ये वेन डायग्राम बना लेना 100% जो आपका डाउट है। क्योंकि अगर आप डाउट में रहकर क्वेश्चन सॉल्व करोगे प्रोबेबिलिटी का, ये वाला जिसमें इंटरसेक्शन यूनियन आता है, तो दिमाग खराब हो जाएगा। और कर क्या रहे, ये बेहद आसान क्वेश्चन है, उसको घुमा के दिया ही इस वजह से है कि बच्चा कंफ्यूज हो। बहुत 2-4 तो ऐसे भी रहते हैं ना, बड़ी स्पीड से पढ़ जाते हैं। बहुत अनिल आशिमा, वो नॉट पढ़ा ही नहीं, है ना, है ना, बहुत अनिल आशिमा हो गया, बस आगे पढ़ाई नहीं, मैं ये नॉट लिखा हुआ है आगे ध्यान से पढ़ो। तो वो ऐसे ऐसा थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन देते हैं। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट को भी इससे कंपेयर कर लेना। भाई सभी को समझ में आ गया बेटा, फर्स्ट पार्ट बता दीजिए। ऑनलाइन वाले बड़े शांत बैठे हैं, बता तो भाई।
यस सर। एक गाना गाओ सर। अरे अब तो मौसम भी थोड़ा ठीक है, उतनी ठंड वंड भी नहीं है, आ जाया करो भाई। आज सारी गायब हो गए, 2-3 बच्चे बैठे हैं बस यहाँ। सर हम पढ़ने वाले हैं। हाँ तुम पढ़ने वाले हो। सर ये तो सक्षम होगा सर। हाँ सक्षम पढ़ने वाले बच्चे। चलिए जी सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में भी ऐसा है कि कंफ्यूज करने की कोई कसर छोड़ी नहीं है, और हम होंगे नहीं कंफ्यूज। ठीक, देखिए जरा क्या दिया है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। ये नॉट क्यों लगा दिया? उल्टा सोचने के लिए। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। दोनों में से कोई एक फेल होएगा, क्वालिफाई नहीं करेगा। ठीक है, तो इस क्या केस में हम इनमें से किसी क्या होगा, सुनो तो सही। हमने ये सर ये कहा, जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स का आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, सर 1 में से 0.05 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बहुत बढ़िया। ओके। क्योंकि इन दोनों को माइनस करके ठीक है, इनके बीच में समझ रहे हैं? बिल्कुल सही जगह लगा दिया दिमाग कि उन्होंने कहा दोनों में से मतलब दो, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसको क्या करा जा सकता है? हम ये कहें कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। वन और लेस देन वन। देखिए जो इन्होंने करा है, मैं तो वो आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ। इन्होंने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। तो जरा ऐसे समझो कि दोनों में से कोई तो कर जाएगा क्वालिफाई। तो इन्होंने क्या करा है, वन डायग्राम बनाओगे? नहीं जरूरत नहीं फिर भी बना देता हूँ। वहाँ अनिल और आशिमा, ये बीच वाला पोर्शन क्या है? बीच वाला पोर्शन ये कहता है कि अनिल और आशिमा दोनों ने ही क्वालिफाई कर दिया, दोनों पास हो गए। अब वो क्या बोल रहे हैं, बोथ एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। दोनों में से कोई एक ऐसा है जो क्वालिफाई नहीं कर रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ देम। या तो दोनों में से एक एग्जाम में फेल हो रहा है या दोनों फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो बीच वाला पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन ये कहता है कि दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं, तो अगर हम टोटल में से हम इस वाले पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो या तो मतलब उसमें फिर क्या आ जाएगा, ये बीच वाला पोर्शन छोड़कर बाकी सारा कुछ आ जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए हमने कहा कि ये बीच वाला हटा दो और बीच वाला हटाकर ये हो गया। ठीक है, तो क्या है इसमें, क्या हुआ कि बस ये बीच वाला पोर्शन नहीं आया। बीच वाले पोर्शन में ये है कि बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई। अब ये क्या कह रहे हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। कम से कम दोनों में से कोई एक ऐसा होगा जो एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेगा। तो इस पूरे जो ये रीज़न है, इस पूरे रीज़न में आप ये देखिए कि ये जो बिल्कुल बाहर वाला रीज़न है, ये बिल्कुल बाहर वाला रीज़न तो ये कह रहा है कि दोनों के दोनों फेल हो गए। ठीक है, उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये वाला रीज़न और ये वाला रीज़न भी कौन सा है? इसमें ये है कि अनिल के क्वालिफाई करने के चांसेस हैं। यहाँ पर ये अनिल का है कि इतने में अनिल क्वालिफाई कर रहा है और इतने में आशिमा क्वालिफाई कर रही है। ठीक है, लेकिन हमें ये चाहिए कि क्या दोनों के दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं? क्या दोनों के दोनों कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना, दोनों के दोनों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इतने पोर्शन का मतलब ये है कि सिर्फ अनिल क्वालिफाई कर रहा है और इतने का पोर्शन क्या है कि सिर्फ आशिमा क्वालिफाई कर रही है। लेकिन अगर बोथ ऑफ देम की बात करी जाए तो बोथ ऑफ देम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, एक कर रहा है और वही इन्होंने पूछा है। इन्होंने कहा एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। ठीक है, एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा तरीका ये है, उन्होंने बोला बोथ ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो पीई का मतलब क्या है कि अनिल क्वालिफाई कर रहा है। इट इम्प्लाइज दैट पीई डैश का मतलब क्या हो जाएगा? अनिल
इज फेलिंग, फेलिंग लिख दो, है ना। इसको क्या कहेंगे, पी ई डैश को 1 माइनस पी ई, वन माइनस पी ई बोल देंगे। 1 माइनस पी ई क्या हो जाएगा 0.05, ठीक है। अच्छा इसके बाद यार ये लंबा मेथड है, सीधा सीधा ही बता दो, है ना। ये छोड़ो, आप सीधे सीधे ये लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये छोड़ो ये वाला, क्योंकि इसमें फिर मेरे को पी इंटरसेक्शन एफ भी बताना पड़ेगा, इंटरसेक्शन एफ डैश, वो निकालने के लिए भी इसमें देखना पड़ेगा। देखिए एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, जो इन्होंने लिखा हुआ है सॉल्यूशन में दे रखा है वो बेस्ट दे रखा है, बहुत शॉर्ट है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। तो इसको क्या करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई। उन्होंने कहा कि कम से कम एक ऐसा है जो फेल होएगा, ठीक है, कम से कम एक तो फेल होएगा, दोनों भी हो सकते हैं फेल, दोनों भी हो सकते हैं, आइदर वाला मतलब और वाला केस है कि दोनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज फेलिंग, तो आप दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए उनमें से, बस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई, मतलब पी ई इंटरसेक्शन है, तो 1 माइनस ई इंटरसेक्शन ऑफ कितना था 0.02, तो ये आपका 0.08 हो गया। बताइए जी ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, समझ गए इसको? सर 0.98। यस सर। यस सर। अच्छा सॉरी, यस सर। ओके 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 0.98, 0.98 आएगा भाई, सब्ट्रैक्शन गलत कर दिया था। अगला देखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जांपल अच्छा है ये। यस सर। थर्ड देखिएगा, थर्ड पार्ट, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई में क्या लिखेंगे? दोनों में से एक ही क्वालिफाई कर रहा है, तो दूसरा फेल हो रहा है, दूसरा फेल हो रहा है, जिसको क्या बोलेंगे पी ई यूनियन एफ डैश, ई पास हो रहा है, एफ फेल हो रहा है, मतलब अली पास नाशना फेल, और पी ई डैश यूनियन। और का मतलब अगर ऐसे बाहर लगा रहता है और, तो और का मतलब क्या हो जाता है एडिशन, ठीक है। तो पी ई यूनियन एफ डैश, पी ई यूनियन एफ डैश कैसे निकाला जाएगा? आप यहाँ पर ऐसे निकालो, पी ई है हमारे पास कितना 0.05। कुछ गलत कर रहा है, इंटरसेक्शन आएगा ना बेटा, इंटरसेक्शन करिए यहाँ पर, ओनली लिखा हुआ है ना, ओनली, ओनली का मतलब ये है कि ई पास करेगा तो एफ को फेल होना ही होना है, ओनली वन ऑफ देम, एफ पास करेगा तो ई को फेल होना ही होना है, ओनली वन ऑफ देम है, तो और बीच में इस वजह से लगाया है। अब इन्होंने
क्या करा है PE PE इंटरसेक्शन F डैश प्लस P E डैश इंटरसेक्शन F। देखिए यहाँ पर ना मैं फिर से आपको एक चीज समझाता हूँ। ये वाला E हो गया, ये वाला F हो गया। E इंटरसेक्शन F डैश का मतलब क्या है कि जो हमारा E है बस E को ही एक्सक्लूसिवली पास होना है, मतलब सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये वाला, ठीक। और ये जो PE है इसमें F जो है वो F जो है वो पास ना होने पाए, तो इसमें क्या करा है इन्होंने कि इसको लिख दिया PE माइनस, भाई अगर बीच वाला पोर्शन आ जाता है तो बीच वाले पोर्शन का मतलब क्या है कि अनिल के साथ साथ आशिमा भी पास होगी। उन्होंने कहा नहीं, ओनली वन ऑफ देम, सिर्फ एक को ही पास होना है। तो हमने कहा कि PE जो है PE में तो टोटल ये पूरा सर्कल आ जाएगा, उसमें से आपको बस ये कॉमन वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो PE माइनस PE इंटरसेक्शन है, तो ये क्या बचा, ये केवल एक्सक्लूसिवली क्या बचा, अनिल के पास होने की प्रोबेबिलिटी बच गई। बताइए बेटा, क्लियर? ऑनलाइन वाले बताएं, समझ गए भाई? बाकी बच्चे बताएं, हर्षिता, कृति, भूमि, नव्या। यस सर। चलिए अगला देखिए। यस सर। ओके, अगला देखिए, यहाँ पर E इंटरसेक्शन, वो सॉरी E डैश इंटरसेक्शन है, तो F तो ये पूरा सर्कल हो गया, उसमें से बस इतना हटा दो ये वाला, तो F में से E इंटरसेक्शन F सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो PF माइनस P इंटरसेक्शन F, PF माइनस P इंटरसेक्शन F। अब PE क्या है, PE क्या है, PE है हमारा 0.05 और PE इंटरसेक्शन F क्या है 0. कितना था कॉमन वाला, 0.02 प्लस PF कितना है 0.10 और ये 0.02, देख लो। हाँ 0.10 0.05 कितना हो गया 0.15 और माइनस 0.04, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.11 ये आ रहा है। बोलिए जी, समझ गए? समझ रहे हैं? चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 13 पर भी इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उनमें सिलेक्शन जो हो रहा था वो जैसे अभी रेड डिस्क, ब्लू डिस्क और येलो डिस्क वाला क्वेश्चन था, तो उसमें हमने क्या करा था कि एक एक का ही सिलेक्शन कर रहे थे। अगर मान लीजिए दो चीज़ें सेलेक्ट करने लगे तो क्या होगा, तो फिर इसमें कॉम्बिनेशन भी लगेगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन से घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब बस सिर्फ और सिर्फ इतना है, एक फॉर्मूला याद रखिए जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में करा था कि NCR इज इक्वल टू क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, ये NCR का फॉर्मूला था। चलिए A committee of two persons is selected from 2 men and 2 women. What is the probability that the committee will have no men?
सर हाँ सैंपल स्टडी अच्छा A committee of two persons is selected from two men and two women. Now, what is the probability that the committee will have no men? तो हम ये कहेंगे men कितने हैं? Two. Men कितने हैं? Two. और women कितनी हैं? ये भी two. What is the probability that the committee will have no men? तो probability that the committee will have no men, उसमें कोई हल भी नहीं होगा. और कमेटी बनानी कितने लोगों की है? कमेटी ऑफ टू पर्सन से सेलेक्टेड. तो टोटल पर्सन कितने हो गए? 4 हो गए. भाई इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 4 हो गया. तो 4 में से सेलेक्ट करना है. नो मैन का मतलब क्या है कि एक भी मैन नहीं होगा. तो 2 विमेन हैं, 2 विमेन में से 2 विमेन को ही सेलेक्ट कर लेना है. तो 2C2. और टोटल सिलेक्शन कितने में से पॉसिबल है? 4 में से. तो 4C2. बस ये करना है. भाई अगर मान लीजिए वो बोलते हैं कि एक विमेन को सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं? हम बोलते विमेन कितनी है? 2. और टोटल पर्सन कितने हैं? 2 + 2 4. तो हम क्या लिखते हैं? उसका आंसर 2/4 ये लिखते हैं. लेकिन अब वो कह रहे हैं सिलेक्शन जो है वो 2 का होना है. तो क्या लिखेंगे? 2C2/4C2. बस 2 आ जाएगा यहाँ पर. C के बाद में 2 इतना है. तो सॉरी लेकिन सी मैंने मिस करा. सी क्या है? सी कॉम्बिनेशन है बेटा. NCR परमुटेशन कॉम्बिनेशन वो वाला. समझ गए? सर जहाँ पे 2 नहीं, सिलेक्शन सर। होना वहाँ पे कॉम्बिनेशन. अरे कॉम्बिनेशन में नहीं था जब सेलेक्ट करते थे, कमेटी बनाते थे. भाई 4 टोटल लोग कितने हैं? 4 हैं. तो 4 में से 2 को सेलेक्ट करना है. तो 4C2. और उन्होंने बोला कि उसमें कोई भी मैन नहीं होना चाहिए कमेटी में. और कमेटी में कितने लोग बनाने हैं? सिर्फ 2 लोगों की कमेटी बनानी है. 2 लोगों का ग्रुप बनाना है. तो 2 विमेन ही चाहिए, इसमें मैन चाहिए ही नहीं. तो 2 में से 2 को सेलेक्ट कर लीजिए. 2C2 फॉर्मूला लगाओ. अब 2C2 का क्या सर होगा? कल एग्जाम में से रट लो इसे कि सी लगाना होता है और 2 अगर 2 का सिलेक्शन है, अगर 2 का सिलेक्शन करना है तो C लगाएंगे. फिर कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. ठीक है ना? अगर ये वाला आता है कि जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर, कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज सेलेक्टेड फ्रॉम 2 मेन एंड 2 वुमेन. तो ये पहला ही क्वेश्चन आया है जिसमें वो बोल रहे हैं कि 2 का सिलेक्शन आपको करना है. तो जहाँ सिलेक्शन वाली चीज़ आ जाएगी ना, और वहाँ पर एक से ज़्यादा के सिलेक्शन की आएगी, तो वहाँ कॉम्बिनेशन लगाना. ठीक है? 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 - 2 फैक्टोरियल. एक तो ये हो गया और एक नीचे वाला 2 फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. फिर 4C2 देखो तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया. न्यूमरेटर में क्या बचा? 1/0 फैक्टोरियल. ये तो न्यूमरेटर में बचा 1/0 फैक्टोरियल. डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल अपॉन ब्रैकेट में लिख दीजिए 4 - 2 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. 1/6 देखता हूँ. 1 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है. 1 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा? 4 × 3 × 2 × 1 4 फैक्टोरियल. डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 1. 2 × 2 = 4. 4 से 4 कट गया. तो क्या बचा यहाँ पर? सिर्फ 6 बचा. तो 1 डिवाइडेड बाई 6 का मतलब क्या हो गया? 1/6. ये है इसका आंसर. क्लियर है? यस. ठीक है. चलिए जी. बी पार्ट देखिए. 1 मैन, फिर है 2 मैन. देखो जरा 1 मिनट दो मुझे. 1 मिनट में आ रहा हूँ. तो जैसे ये 1 मैन की बात कर रहे हैं, तो 1 मैन का मतलब क्या है कि एक मैन होगा तो एक वुमेन होगी. बस यही तो है ना. एक मैन तो एक वुमेन. क्योंकि 2 लोगों की कमेटी बनानी है. देखना जरा कैसे करोगे आप. 2C1 × 2C1 अपॉन बिल्कुल.
तो जो काम हमें करना ही करना है वहाँ पर एंड होता है कि जब एंड आ जाएगा कि 1 मैन एंड 1 वुमेन, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ, अगर और वाला केस होता कि या तो ये कर लो या ये कर दो, तो फिर बीच में प्लस का साइन आता है। देखिए इसमें बी पार्ट में है 1 मैन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मैन। तो भाई टोटल तो 2 लोगों की टीम बनानी है ना, तो हम क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मैन का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मैन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 1 मैन एंड 1 वुमेन, 1 मैन एंड 1 वुमेन। अब एंड आ गया यहाँ पर बीच में 1 मैन एंड 1 वुमेन, तो क्या हो जाएगा, एक मैन को सेलेक्ट करना है तो टोटल मैन कितने हैं, 2 ही तो हैं, तो 2 में से एक कैसे सेलेक्ट करोगे, 2C1। एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन, एक वुमेन को सेलेक्ट करना है, वुमेन कितनी है, 2 हैं, तो 2 में से एक को कैसे सेलेक्ट करोगे, 2C1। भाई 5 में से 2 सेलेक्ट करने हो तो 5C2, ऐसे ही 2 में से एक सेलेक्ट करना है तो 2C1। टोटल पर्सन कितने हैं, 4। टोटल तो हम 2 ही सेलेक्ट कर रहे हैं ना भाई, एक मैन हो गया और एक वुमेन, तो टोटल सिलेक्शन तो 2 का हुआ, तो टोटल क्या हो गया 4C2। अब न्यूमरेटर में देखो 2C1 का मतलब 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2C1, मतलब फिर वही 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 यानी कि 1 फैक्टोरियल, और फिर ये 1 फैक्टोरियल अपॉन 4C2, तो 4 फैक्टोरियल। 4C2 करने की ज़रूरत है क्या हमको, 4C2 हमने सॉल्व करा तो था, कितना आया था, 6 आया था ना, तो अपॉन में 6 आ गया। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2, तो ये पूरा 2 आया, ये भी पूरा 2 आया, तो 2 इंटू 2 अपॉन 6, 2 1 2, 2 3 6, 2 अपॉन 3, यही है, ठीक। थर्ड पार्ट देखिए, 2 मैन, और 2 मैन का भी यही आएगा 1/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 मैन, तो 2 मैन की प्रोबेबिलिटी भी यही हो जाएगी भाई, 2 आदमी है और 2 में से 2 को ही सेलेक्ट कर लेना है, टोटल 4 पर्सन है तो 4C2, तो 2C2 अपॉन 4C2 मैं पहले ही कर चुका हूँ, 1/6। सर अगर ये क्वेश्चन आता है तो तीनों बार दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, ये वाला थर्ड, ये वाला इस टाइम तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है ना, ये मैंने सेकंड गलत लिखा है यहाँ पर, थर्ड पार्ट में तो आप कह देंगे ना 2C2 अपॉन 4C2, तो अभी सॉल्व नहीं करा, एज सॉल्व इन पार्ट फर्स्ट लिख देना, इतना दिखाकर फिर लिख देना एज सॉल्व इन पार्ट फर्स्ट 1/6। ये जो थर्ड एक्सरसाइज है, बताइए जी, अभी ये जो क्वेश्चन करे ना, अच्छा वो भी तुम्हारा कर है ना एग्जाम इसका, हाँ सर। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 10, 11, 12, 13, ये 4 तो कर ही लेना अच्छे से, ठीक है। हाँ चलिए जी, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। और आप लोग इसकी ट्राई करिए, ये थर्ड एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी का, फर्स्ट और सेकंड ये करने के बाद फर्स्ट और सेकंड बहुत आसान लगेगी, उसमें कुछ है नहीं। फर्स्ट